हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज सुरेंद्र सिंह और आज हम नीट बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इनवर्टिब्रेटा का एक फाइलम, और उस फाइलम का नाम है बेटा फाइलम पोरीफेरा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एम्स और अन्य जितनी भी आरपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है फाइलम पोरीफेरा। अब बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा की। तो पोरी मतलब पोर, और फेरा मतलब बियरिंग ऑर्गेनिज्म। पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म यानी बेटाओं, इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे अनेक छिद्र पाए जाते हैं, कई सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से पोरीफेरा के मेंबर्स को हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। तो कई बार तो ऊपर से सीधा सा पूछ लिया जाता है कि स्पॉन्जेस जो है वो किनको बोला जाएगा। तो मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा के जितने भी सदस्य होते हैं ज्यादातर के अंदर बेटा उनको स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। अब या पोरीफेरा का मीन्स मैंने आपको बता दिया। पोरीफेरा जो टर्म है बेटा, ये टर्म सबसे पहले किसने दी थी? तो एक साइंटिस्ट हुए थे बेटा जिनका नाम था रॉबर्ट ग्रांट। तो रॉबर्ट ग्रांट ने बेटा ये पोरीफेरा टर्म जो थी ये कॉइन करी थी, टर्म ये टर्म दी थी इन्होंने। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या डिस्कस किया? मैंने कहा कि मैं फाइलम पोरीफेरा को डिस्कस कर रहा हूं बेटा। पोरीफेरा के मेंबर्स को जनरली स्पॉन्जेस कहते हैं, स्पंज कहते हैं। पोरी मतलब पोर, फेरा मतलब बियरिंग ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी पर छोटे छोटे अपर्चर्स होंगे, छोटे छोटे पोर होंगे बेटा, उन्हीं को पोरीफेरा के मेंबर्स कहते हैं, जिनको स्पॉन्जेस। अब ये पोरीफेरा टर्म, ये टर्म गिवन बाय रॉबर्ट ग्रांट। मैंने किसी प्रतियोगी परीक्षा में देखा था बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस क्या होता है। यानी आप पोरीफेरा फाइलम तो डिस्कस कर रहे हो, लेकिन इसमें जो स्पॉन्जेस है इनकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस, इसे बोला जाता है प्यारे बच्चों पैराजूलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रेंडिंग भी है आजकल, ध्यान रखना। स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस पैराजूलॉजी कहलाता है। पैराजूलॉजी पर आप थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। अच्छा, जब भी किसी फाइलम को पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है बेटा, तो उसमें दो चीजें पढ़ी जाती हैं। एक तो उस फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स या उसके जनरल फीचर्स को समझते हैं, और दूसरा उस फाइलम का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहले आज के लेक्चर में हम इनके जनरल फीचर्स को डिस्कस करेंगे, और अगला जो लेक्चर है उसमें हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तो मैंने बेसिक बातें बता दी, और अब जो हम इसका डिस्कस करेंगे बेटा, वो अब हम इसका जनरल फीचर्स जो है एक एक को डिस्कस करते हैं। चलो, चलो अब बात करते हैं इनके जनरल फीचर्स। जिन्हें हम कहते हैं सामान्य लक्षण। क्यों पढ़ा रहे हो सर आप सामान्य लक्षण? बेटा जब किसी भी फाइलम के मेंबर को हमें समझना होता है, उसके बारे में जब तक बेसिक कैरेक्टर पता नहीं होंगे, हम उस एनिमल का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, हम उसे पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए पढ़ाए जाएंगे इनके जनरल फीचर्स। मैं कुछ पॉइंट के ऊपर, मैं आपको जितने भी पॉइंट्स पढ़ाऊंगा बेटा, उनमें से कुछ एक पॉइंट को लास्ट में रिकॉल भी करूंगा और कुछ पर मोस्ट लगवाऊंगा। उन पॉइंट से प्रश्न आने की 99% संभावना रहती है बेटा, इतने मोस्ट है वो। ठीक है ना, वो इवन 11th-12th लेवल पर भी, बीएससी लेवल पर भी, और आगे कंपटीशन लेवल पर भी, नीट वगैरह में भी, अन्य एग्जामिनेशन में भी। तो जिन पर मैं स्टार मार्क कर दूं उनको आप अच्छे से समझ लें और अच्छे से याद कर लें। सबसे पहले पहला जनरल फीचर, लोअर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बेटा जितनी भी पोरीफेरा की जो मेंबर्स होते हैं वो निम्न श्रेणी के बहुकोश के जंतु होते हैं। यानी इसके पहले प्रोटोजोआ आता है, और प्रोटोजोआ के बाद में दैट इज द पोरीफेरा आता है। तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल होगा, मल्टी सेलुलर यानी कई सारी सेल्स होती है, लेकिन बेटा लोअर मल्टी सेलुलर लेवल होता है। इस वजह से इनमें जो है सेल्स टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती,
यानी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू या ऊतक का निर्माण नहीं कर पाती। तो ये ध्यान रखना, इनमें लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये जो है बेटा मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ज्यादातर जितने भी पोरीफेरा के मेंबर्स हैं वो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं बेटा, यानी लवणीय जल में, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। एक में इसके ऊपर स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं बेटा, स्पोंजिला। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है ये स्पोंजिला। इसको फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं बेटा। यानी ये स्वच्छ जल में पाया जाता है, फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं स्पोंजिला को। ध्यान रखना बेटा, ये मोस्टेज के ऊपर स्टार लगा रहा हूं मैं। जिन पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, मान लो बीएससी लेवल पर जब हम डिस्कस करते हैं तो कई सारे पॉइंट्स बताते हैं, पर उनमें से भी कुछ पॉइंट पर जिन पर मैं मार्क कर रहा हूं उनको अच्छे से आप रीड कर लें, अच्छे से लर्न कर लें उनको, ठीक है साहब। चलो थर्ड पॉइंट, ये जो है बेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब सर डिप्लोब्लास्टिक का मतलब, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है बेटा द्विजनन स्तरीय। इनमें दो लेयर पाई जाती है। जब भी भ्रूण बनता है, जब भी एम्ब्रियो बनता है तो तीन जर्मिनल लेयर्स डेवलप होती है। बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, बीच वाली लेयर जो है मीजोडर्म और अंदर वाली लेयर एंडोडर्म। तो इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म डेवलप हो जाती है, यानी दो लेयर बनती है। एक्टोडर्म ये प्रेजेंट होती है इन मेंबर्स के अंदर, और दूसरी एंडोडर्म। अगर किसी में तीनों हो तो सर, अगर प्यारे बच्चों तीनों प्रेजेंट होती तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। वो ये द्विजनन स्तरीय है डिप्लोब्लास्टिक, और वो त्रिजनन स्तरीय कहलाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, विशेष बात ये है, जो एक्टोडर्म लेयर है उसको बोला जाता है पिनेकोडर्म। एक्टोडर्म लेयर का नाम होता है पिनेकोडर्म, और एंडोडर्म लेयर का नाम होता है बेटा कोएनोडर्म। ठीक है सर, ये नाम क्यों पड़ा, एक्टोडर्म को पिनेकोडर्म क्यों बोला? बिकॉज बेटा पिनेकोडर्म या एक्टोडर्म लेयर में पिनेकोसाइट सेल होती है, यानी यहां पर पाई जाती है पिनेकोसाइट कोशिकाएं। पिनेकोसाइट सेल्स। जबकि बेटाओं कोएनोडर्म में कोएनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको आप कोलर सेल्स भी कह सकते हो। ये भी पूछ लेता है कई बार, सर्किल के ऊपर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा कि कोलर सेल्स क्या होती है। तो बेटा जितने भी पोरीफेरा के मेंबर हैं उनमें जो कोएनोडर्म लेयर है उसका निर्माण कोएनोसाइट सेल्स से होता है, और उन्हीं कोएनोसाइट को कोलर सेल्स भी कहते हैं। मेरे हिसाब से आपके बिल्कुल एकदम से ये क्लियर होगा। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा दिया, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, देन उसके बाद आगे के पॉइंट को डिस्कस करूंगा। देखो, सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा फाइलम पोरीफेरा, जिनको हम आम भाषा के अंदर स्पॉन्जेस कहते हैं बेटा। ये पोरीफेरा टर्म है जो रॉबर्ट ग्रांट ने दी थी बच्चों। स्पॉन्जेस की स्टडी पैराजूलॉजी कहलाती है ना, यानी पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, इनकी बॉडी पर छेद ही छेद होते हैं, समुद्रों के अंदर भरे पड़े हैं बेटा। ये मेंबर खूब सारे भरे पड़े हैं समुद्रों के अंदर, मैराइन वाटर के अंदर, ठीक है ना। और एक याद रखना, फ्रेश वाटर का जो स्पॉन्ज है वो स्पॉन्जिला पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। देन उसके बाद हमने कहा कि इनके जनरल फीचर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा। तो प्रोटोजोआ के बाद में पोरीफेरा के मेंबर्स आते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है, बट इनमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता, ऊतक नहीं बन पाते इनमें, इस वजह से लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला गया है इनको। नाउ हमने कहा ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं बेटा, समुद्र के पानी में पाई जाती है, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। हमने कहा लेकिन इसका फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला है स्पोंजिला। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं बेटा। डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जनन स्तर होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एक्टोडर्म और पिनेकोडर्म, और इनर मोस्ट लेयर जो होगी अंदर वाली लेयर को हम बेटा कोइनोडर्म या एंडोडर्म कहते हैं। इसमें कोलर सेल्स होती है, ठीक है। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज एक या दो बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई इनकी। अब आगे के कुछ पॉइंट्स को और डिस्कस करते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 4, ये जो होते हैं बेटा ये सॉलिटरी भी होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं।
यानी सॉलिटरी मतलब अकेले, एकल, और कॉलोनियल मतलब होता है निवही, निवह मतलब कॉलोनी बनाकर रहते हैं। देखो 12वीं लेवल या नीट तक तो ये प्रश्न आता नहीं है अक्सर, बट बीएससी लेवल पे तो ये प्रश्न कई बार आता है कि ऐसा कौन सा स्पॉन्ज है जो अकेला रहता है बेटा। तो सॉलिटरी का एग्जांपल है साइकोन। साइकोन जो है बेटा इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, और वो अकेले रहना पसंद करते हैं। जबकि कॉलोनियल की बात करूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज द ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया जो है बेटाओं वो कैसे रहता है, वो कॉलोनी बनाकर झुंड में रहते हैं। भाई कुछ जंतु समुद्र में अकेले मिल रहे हैं, दैट इज द सॉलिटरी, और कुछ मेंबर ग्रुप बना करके रह रहे हैं, दैट इज द कॉलोनियल। इसके लिए हिंदी में एकल शब्द काम में आता है, निवही। सॉलिटरी कौन रह रहा है, साइगोन रह रहा है। कॉलोनियल कौन रह रहा है, ल्यूकोसोलेनिया रह रहा है। नेक्स्ट स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा इस पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट, इनकी बॉडी पर जो है बेटा असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, और उन असंख्य छिद्रों को कहते हैं ओस्टिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। और एक इनमें अपर्चर होता है बड़ा जिसको कहते हैं ओस्क्यूलम। तो इनमें ओस्टिया और ओस्क्यूलम पाए जाते हैं। बेटा आपने स्पॉन्ज या गद्दी को देखा होगा, गद्दी में कई सारे छेद होते हैं। अब आप जब पानी की सरफेस पर उसको डालोगे तो सोख लेगा, वैसे उस पे छेद होते हैं ना। इनकी बॉडी पे कई सारे, जैसे मैं रफली एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, दैट इज द, ठीक है, ये साइकोन है बेटा। ये जो असंख्य छिद्र हैं दैट इज कॉल्ड द ओस्टिया, ये जो कई सारे, और बड़ा वाला जो अपर्चर है इसको बोलेंगे ओस्क्यूलम। अब थोड़ा सा मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या काम आ रहा है ना, बहुत इजी है बेटा। सबसे पहले पानी एंटर करेगा इधर इन ओस्टिया से, जैसे छलनी से छनकर जाता ना, चारों तरफ से पानी यूं जाएगा। आप इमेजिन करें, बहुत अच्छे से समझ पाओगे। पानी अंदर एंटर करेगा, उसमें से फूड के पार्टिकल्स भी जाएंगे, फूड के पार्टिकल्स को ये गेन कर लेगा, और वो पानी इधर ऑस्क्यूलम से बाहर चल जाएगा। सर बीच में कोई कैविटी है क्या, यस। स्पॉन्जेस के अंदर जो कैविटी होती है उसको कहते हैं स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील। और बेटा इसी को पैरागैस्ट्रिक कैविटी, शायद आपके एनसीईआरटी में नाम मेंशन नहीं है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं, वो पाई जाती है। तो क्या बोला मैंने कहा कि इनकी बॉडी पर असंख्य छिद्र होते हैं बेटा, जिनको हम ओस्टिया कहते हैं, जिनसे पानी एंटर करता है। और भी फंक्शन है बेटा, ठीक है ना। उनसे पानी एंटर करेगा, देन उसके बाद ओस्क्यूलम से एग्जिट हो जाएगा, फूड पार्टिकल्स को गेन करने में, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को बाहर निकालने में। ये जो पूरा पैटर्न है ना, इसको बोला जाता है केनाल सिस्टम। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट पूछा प्रश्न क्या जाएगा कि केनाल सिस्टम, या इसको हिंदी में नाल तंत्र कहते हैं, नाल तंत्र। केनाल सिस्टम या नाल तंत्र किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है, पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर नाल तंत्र होता है, केनाल सिस्टम होता है बेटा। केनाल सिस्टम ये पाइपलाइन जैसा जो सिस्टम बन रहा है, ओस्टिया, स्पॉन्जोसील और इसके बाद में ओस्क्यूलम, ये पाइपलाइन जैसा सिस्टम कहलाता है बेटा केनाल सिस्टम। खेत में नहर जाती है ना, खेतों के आसपास से पानी की, वैसे सिमिलर इसकी बॉडी में पानी एंटर कैसे करेगा और बाहर, दिस इज द केनाल सिस्टम। 4 टाइप के होते हैं बेटा। सबसे सिंपलेस्ट होता है एस्कोन, फिर होता है साइकोन, फिर होता है ल्यूकोन, और फिर होता है रैगोन। 4 प्रकार के नाल तंत्र है बेटा। ज्यादा डेप्थ में अगर आपके क्वेश्चन आता है मिलाने के हिसाब से दे दे तो कौन सा नहीं है, या 4 दे देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे सिंपल होता है एस्कोन प्रकार का, फिर होगा साइकोन प्रकार का, फिर बनेगा ल्यूकोन प्रकार का, और सबसे खास बात ये कि रेगोन जो है ये एडल्ट में नहीं पाया जाता, वयस्कों में नहीं पाया जाता, ये लार्वा के अंदर पाया जाता है नाल तंत्र। ठीक है, तो ये मोस्ट पॉइंट है नाल तंत्र वाला, इसको आप इंपॉर्टेंट करें। ओस्टिया वाले पॉइंट को आप अच्छे से समझ लें। चलो अब हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा इसके कुछ और पॉइंट्स है। स्केलेटन, बेटा इनका कंकाल कैसे बनता है, तो बेटा इनके कंकाल में कुछ कंटिकाएं पाई जाती है।
कंटिकाओं को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लें, दोनों के लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो। स्पिक्यूल्स कहते हैं बेटा, कंटिकाएं या स्पिक्यूल्स, ये या तो कैल्शियम से बनी हो सकती है कंटिकाएं, या ये सिलिका की बनी होती है। सिलिका मतलब रेत जैसा मटेरियल, सिलिका SiO2, या ये बेटा स्पॉन्जिन तंतुओं से बनी हो सकती है। तो बेटा ये मोस्ट पॉइंट है। और इसका जो वर्ग इंपॉर्टेंट क्यों है, कई बार पूछा जाता है कि पोरीफेरा के वर्गीकरण का बेसिस क्या है, किस बेस पर करते हैं बेटा। तो इनके अंदर बेटा जो है ये मोस्ट पॉइंट बेटा ये कंटिकाएं पाई जाती, स्पिक्यूल्स जो कैल्शियम की कंटिकाएं हो सकती है, कैल्शियम की, सिलिका से बनी हो सकती है, SiO2 रेत जैसे मटेरियल से, चिकनाई वाला पदार्थ होता है जैसे यूप्लेक्टेला वगैरह में देख लेना आप, स्पॉन्जिन जो है तंतुओं से मिलकर के बनी हो सकती है। ठीक है, अगर हम इसके अगले पॉइंटों को डिस्कस करें, अगर मैं रिप्रोडक्शन के मोड को देख लूं, भाई आप यूं मत सोचना कि सर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, बेटा तंत्र मंत्र तो बनेंगे नहीं, इसमें सिस्टम का डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं। अरे ठीक है ना। देखो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेटा इनमें एसेक्सुअल भी होता है, यानी अलैंगिक जनन भी होता है, और दूसरा सेक्सुअल भी होता है, लैंगिक जनन दोनों होता है। यहां थोड़ा सा स्टार मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना। अगर बेटा आपने इस वीडियो को देखकर ये स्टार वाले पॉइंट भी पढ़ लिए, आप ये माने कि मोस्टली आपके क्वेश्चन उसी में से अटेम्प्ट होगा। ठीक है, तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटा, इसके अंदर किस किस से बडिंग से होता है, बड बन जाती है, मुकुलन जिसे आप कहते हो। ठीक है, इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन ले लो आप, इसके अलावा रीजनरेशन ले लो, पुनरुद्भवन, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जेम्यूल। जेम्यूल्स बेटा, जेम्यूल बनते हैं स्पॉन्जेस के अंदर, इंटरनल बर्ड्स बन जाती है, और एक अनुकूल समय आने पर वो रप्चर होगा, जेम्यूल्स बाहर जाएंगी, और हर एक जेम्यूल से नया स्पॉन्ज बनेगा। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, स्पॉन्जेस के अंदर जेम्यूल से भी होता है। ठीक है, अगर सेक्सुअल की बात करें तो इनमें विशेष प्रकार की आर्कियोसाइट सेल्स होती है बेटा, आर्कियोसाइट सेल्स होती है, और आर्कियोसाइट सेल्स जो होती है बेटा, इन्हीं के द्वारा स्पर्म और ओवम बनता है, ओवा, और उनसे फिर बाद में फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अच्छा एक बात और बता दूं, बस खत्म करेंगे अपने लेक्चर को बेटा, एक बात और बता दूं आपको, देखो नोट में देख लेना, समझ लेना कि जो एक्टोडर्म लेयर है और जो एंडोडर्म है, जिसे आपने पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म कहा था, इनके बीच में विशेष प्रकार का मीजेनकाइमा भरा रहता है बेटा। ये पूरा डेवलप नहीं होता बेटा, तो मीजेनकाइमा नॉन सेलुलर पार्ट भरा रहता है, इसी में पाई जाती है आर्कियोसाइट सेल, जो कि टोटीपोटेंट भी होती है। उनके बारे में कभी अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अप्रत्यक्ष होता है बेटा, इनडायरेक्ट होता है, और आपको बता दूं जब भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो लार्वा स्टेज होगी, और लार्वा स्टेज होगी, और लार्वा स्टेज जो होती है बेटा, है ना, वो होती है इसकी एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइमुला। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल बता देता हूं, ठीक है ना, साइकोन, इसके अलावा ल्यूकोसोलेनिया, यूस्पोंजिया, बाथ स्पोंज जिसे कहते हैं बेटा। ठीक है ना, अगला वीडियो में जब इनके आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो इनके कॉमन नेम भी बताऊंगा, जिनसे भी कई बार प्रश्न आता है। ठीक है बेटा, थैंक्स अ लॉट।